चलो भाई लोग AU/CET वालों क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। तो इस सेशन में हम लोग वही मेमोरी बेस्ड PYQ करेंगे और जहां पे मैंने खत्म किया था उससे आगे से हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। सो 19 क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है इन ऑप्टिक्स द एंगल ऑफ डिविएशन डिपेंड्स ऑन। तो एंगल ऑफ डिविएशन बहुत चीजों पे डिपेंड करता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि एंगल ऑफ डेविएशन अगर मैं लिखूंगा एक रिलेशन तो ये भी आता है, ये भी तुम यूज कर। यहाँ देखो तुम ए एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड कर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है। देख लो ऑप्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओनली नहीं, वेवलेंथ ओनली नहीं, बोथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस यस। ठीक है, सो वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, अलग अलग फॉर्मूलाज के बेसिस पे। फिर ये भी डायरेक्ट हमको याद ही रखना चाहिए, मैंने क्लास में भी बोला ये चीज, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज, अगर पीक वोल्टेज का वैल्यू V0 देता है, आरएमएस वैल्यू नीचे √2 आएगा। नीचे क्या आएगा? √2 आएगा, V0/√2। ये रहा ऑप्शन नंबर बी, V0/√2 इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस आर प्रॉपर्टीज ऑफ। देखो रिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जो है ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज मैकेनिकल वेव्स में भी होगा, मतलब ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में भी होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हर तरह के वेव्स में होगा ये चीज। ठीक है, so refraction and interference are properties of only particles, only mechanical waves, only electromagnetic waves? No, all types of waves, because these are fundamental wave nature, okay, wave characteristics. next बोलता है कि if work function is given to find kinetic energy, और क्या चाहिए होगा? तो जो हमारा इक्वेशन है, इंसिडेंट एनर्जी इज बेसिकली इक्वल टू वर्क फंक्शन E0 लिखा है यहाँ पे प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो अगर तुम यहां से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू निकालते हो, दैट कम्स आउट टू बी इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। अब इंसिडेंट एनर्जी को तुम लिख सकते हो h टाइम्स ऑफ न्यू फ्रीक्वेंसी या फिर hc/λ। तो h तो कांस्टेंट है, अगर तुमको फ्रीक्वेंसी मिल जाए तो तुम वैल्यू को निकाल सकते हो, या वेवलेंथ से भी तुम निकाल सकते हो। यहां जो हमारे को ऑप्शन दिया है उसमें से फ्रीक्वेंसी विल बी द आंसर। ओके, the equation Ne into NH is equal to Ni²। ठीक है, तो ये बेसिकली किसको दर्शाता है? ये नंबर ऑफ नेगेटिव कैरियर्स है, इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज नंबर ऑफ पॉजिटिव कैरियर्स, दैट इज होल्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से इंट्रिंसिक कैरियर्स का स्क्वायर के बराबर आता है। ये लॉ ऑफ मास एक्शन का बेसिक एप्लीकेशन है, लॉ ऑफ मास एक्शन। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन। मेरे सेमीकंडक्टर पाऊं তাৰপিছত কৈছে if kinetic energy and mass are given what else is needed to find momentum। तो देखो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का लास्ट लेक्चर में भी एक इक्वेशन में मैंने ये लिखा था। तो तुमको बोला है कि अगर काइनेटिक एनर्जी दे के रखा है और मास दे के रखा है तो मोमेंटम निकालने के लिए तुम्हें और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए भाई, सब कुछ तो दे ही दिया क्वेश्चन में, तो मुझे मोमेंटम डायरेक्टली मिल जाएगा। चार्ज तो वो ही लेना देना नहीं, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, यहाँ बोला है नन कैन बी कैलकुलेटेड। यस, दिस इज द आंसर, बिकॉज जो चाहिए मोमेंटम के लिए वो ऑलरेडी दे दिया है। ओके, 25, इफ पोटेंशियल V इज गिवन व्हाट एल्स डू यू वांट टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी। तो देखो एक रिलेशन यहाँ पे भी है मॉडर्न फिजिक्स में, Ke max का जो वैल्यू होता है वो होता है E टाइम्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद अ नेगेटिव साइन। अब ये तो पोटेंशियल हो गया, और ये E जो है दिस इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यह है कि तुमको अगर क्वेश्चन में पोटेंशियल गिवन है और तुम्हें चार्ज मालूम है तो तुम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। तो मेरा आंसर हो जाएगा चार्ज। पोटेंशियल गिवन है, चार्ज चाहिए, चार्ज मिल गया तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। सिंपल फॉर्मूला का एप्लीकेशन है। क्लास को ध्यान से सुनते जाओ, तुम देखोगे 27 में जो तुम्हारा एग्जाम होगा तुम फोड़ के आओगे। विच हैज ग्रेटर वेवलेंथ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन? भैया देखो अगर हम लोग कंपेयर करें लैम्डा को मास के साथ, तुम्हें पता चल जाएगा। लैम्डा इज इक्वल टू बहुत सारा है, H/P से रिलेट कर सकते हो। H/P के जगह mv लिख सकता हूं, या फिर मैं लिख सकता हूं H/√2m टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या फिर H/√2m टाइम्स ऑफ चार्ज इनटू पोटेंशियल। बहुत सारे फॉर्मूला है, लेकिन एक चीज नोटिस करो यहाँ पे, मास के साथ वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 10⁻⁻24 के ऑर्डर का होता है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है -31 के ऑर्डर का होता है। ठीक है,
तो भाई साहब मास ऑफ प्रोटॉन जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से काफी ज्यादा बड़ा है। इनफैक्ट एग्जैक्ट बोलूं तो अराउंड 1837 टाइम्स प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। तो अगर मास प्रोटॉन का बड़ा है तो बाय इनवर्स रिलेशन लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मोर देन, सॉरी, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मोर, इनवर्स रिलेशन है ना, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मोर देन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन। मास जिसका ज्यादा वेवलेंथ उसका कम, सो द आंसर विल बी इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन हमने शायद लास्ट सेशन में किया भी था, सिमिलर क्वेश्चन, ठीक। हाँ, तो नेक्स्ट बोलता है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर पैरेलल में पूछा है, देखो कैपेसिटर के केस में अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ तो हम लोग 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 एंड सो ऑन करते हैं। और पैरेलल के केस में सिंपली सी इक्विवेलेंट का वैल्यू जो है सम कर देना है अपने को, दोनों सबको ऐड कर देना है, जितना भी ऐड कर देना है। तो आंसर विल बी सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटीज। रेजिस्टर के केस में उल्टा होता है फॉर्मूला, ये पैरेलल का फॉर्मूला हो जाएगा, ये सीरीज का फॉर्मूला हो जाएगा। द फॉर्मूला फॉर हीट प्रोड्यूस इन ए रेजिस्टर है, पावर का जो फॉर्मूला है उसमें टाइम मल्टीप्लाई कर देना है कि पावर होता है रेट ऑफ वर्क डन, और वर्क डन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो वर्क डन को मैं हीट के साथ इक्विवेलेंट मान सकता हूं, तो यहाँ से हीट जो होगा पावर इनटू टाइम हो जाएगा। पावर का जो जो फॉर्मूला मैंने सिखाया है, एक तो हो जाएगा v इंटू आई, तो v इंटू आई टी एक फॉर्मूला बन गया। एक हो गया v स्क्वायर अपॉन आर, तो v स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी हो गया। और एक हो गया आई स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर इंटू टी। तो ये सभी फॉर्मूला है, तुमको इसमें जो ऑप्शन देके रखा है वो ये वाला देके रखा है, आई स्क्वायर आर टी वाला देके रखा है, ठीक है, होगा। नेक्स्ट, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स n एंड द लेंथ l होगा, ये 1 नहीं l, प्रिंटिंग मिस्टेक है, l आर डबल, देन सेल्फ इंडक्टेंस बिकम, सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू क्या होगा ये तुमको पूछा गया है। तो फॉर्मूला है म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, इंटू टाइम्स ऑफ एरिया भी करते हैं बट वो जरूरत नहीं पड़ेगा हमको, यहाँ पे हमारा आंसर इसी से मिल जाएगा। इंटू टाइम्स ऑफ एरिया, पूरा फॉर्मूला लिखूंगा तो एरिया भी मल्टीप्लाई होगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ, सॉरी सेल्फ इंडक्टेंस बोले एल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, एल। तो तुम क्लियरली देख सकते हो नंबर ऑफ टर्न्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और लेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बोला है कि अगर हम लोग इसको डबल कर दे, एल डैश का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर, एन के जगह 2n इसका स्क्वायर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल का, चलो एल का स्क्वायर वर्ग नहीं है, एल ही है, तो एल को भी डबल कर दिया तो इसको 2l लिख दो। अब देखते जाओ, म्यू नॉट इंटू म्यू आर ये हो जाएगा 4n स्क्वायर इंटू ए डिवाइडेड बाई 2l। 2 ने 4 को मार दिया 2 टाइम्स, 2 को सामने लेके आओ, 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ओके, 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एन स्क्वायर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। अब इस वैल्यू को कंपेयर करो इसके साथ, ये वैल्यू हमने एल पकड़ा हुआ है, तो ये इसके जगह में मैं एल लिख सकता हूँ कि नहीं, तो 2 टाइम्स ऑफ एल। तो स्टार्टिंग में एल था, अब 2 टाइम्स ऑफ एल हो गया, मतलब ये डबल हो चुका है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा डबल्ड, आंसर विल बी डबल्ड। ओके, मूविंग ऑन। मैग्निफिकेशन ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। देखो भाई, फाइनल इमेज अगर इंफिनिटी में बन रहा है, 2 जगह पे ही तुमको पूछेगा, एक तो नियर पॉइंट में पूछेगा। अगर नियर पॉइंट में पूछता, नियर पॉइंट का मतलब कि एट डी, ओके, अगर वहां एट डी होता, नेट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, देन योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, 1 प्लस डी अपॉन एफ। लेकिन तुमको इंफिनिटी में पूछा है, इंफिनिटी में पूछने से द आंसर विल बी डी बाई एफ। बस ये 2 फॉर्मूला है सिंपल माइक्रोस्कोप का, इंफिनिटी में होगा तो डी बाई एफ, और अगर तुमको दिया गया है कि भाई फाइनल इमेज इंफिनिटी में बोला है तो डी बाई एफ, और अगर डी में है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में है, तो फिर 1 प्लस डी बाई एफ। नेक्स्ट, व्हाट डज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिटरमाइन। देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से अगर इसका वैल्यू हाई रहा तो हम लोग बोलते हैं वो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी को देख करके तुम नहीं बता सकते, तुमको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बोलना पड़ेगा, तब जाके ही हम लोग स्टेबिलिटी बोल सकते हैं। और एनसीईआरटी में एक बढ़िया सा ग्राफ देके रखा है, तब तुम्हें उस ग्राफ को देख के पता भी चलेगा कौन सा एलिमेंट है जो कि फिशन करता है और कौन सा एलिमेंट फ्यूजन करता है। फिर बोला है इफ रेडियस बिकम्स r/2 हाउ इज ग्रेविटी अफेक्टेड। तो एक रिलेशन है
g इक्वल टू होता है g इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है। रेडियस का वैल्यू r/2 कर दिया तो g डैश का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा gm डिवाइडेड बाय r/2 का होल स्क्वायर, यानी कि gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर अपॉन 4, 4 ऊपर जाएगा, 4 इंटू gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। और देखो यहाँ पे gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर का वैल्यू जो है वो g के बराबर है, तो यहाँ जो gm बाय r स्क्वायर है उसको मैं लिख सकता हूँ 4 टाइम्स ऑफ g, तो g क्या हो गया 4g बन गया, ये रहा, बिकम्स 4g इज द आंसर, ठीक है। तो सिंपल सिंपल मैथ्स है, सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल सिंपल फॉर्मूला है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, देखो अगर स्टेशनरी चार्ज हुआ तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, अगर मूविंग चार्ज हुआ विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, और अगर एक्सीलरेटेड चार्ज हुआ तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये तीनों ही एमसीक्यू है, मैंने तीनों बोल दिया तुमको, ठीक है। नेक्स्ट, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज, देखो भैया हम लोग अगर 3 एक्सिस लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, अगर तुम बोलते हो एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, वाई एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, तो जेड एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा, वेव का प्रोपेगेशन, वेव उस डायरेक्शन में मूव करेगा, ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर, द 3 थिंग्स आर ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां मैग्नेटिक फील्ड है, तो फिर वेव इधर मूव करेगा, अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां मैग्नेटिक फील्ड है, तो वेव इधर मूव करेगा, समझ रहे हो। तो अब वो निकालेंगे कैसे, तो भैया I, J और K, अगर तुमको I और J से K निकालना है तो तुम क्या करोगे, I क्रॉस J करोगे, सिंपल वेक्टर का बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, डायरेक्शन अगर पता करना है तो हम दोनों वेक्टर्स को प्रोडक्ट कर लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, मिल जाएगा। उंगली घुमा के भी देख सकते हो, X पे रखा, इधर घुमाया, थंब बाहर गया, जेड एक्सिस के अलोंग है। फिर बोलता है व्हाई डज द स्काई अपीयर ब्लू, ये तो क्लास 10 का बच्चा भी बोल देगा, ब्लू लाइट का स्कैटरिंग फिनोमेना है, रे ऑप्टिक्स में है ये चीज, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट बाय द एयर मॉलिक्यूल्स, दिस इज समथिंग यू डू इन क्लास 10 ऑल्सो। इन क्लास 10 जो हम लोग करते हैं वो बेसिकली 5 मार्क का क्वेश्चन होता है, जो मैं डायग्राम बना के करना पड़ता था। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ ग्रेविटेशन, पहले भी बोल चुका हूं, ग्रेविटेशन फोर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मास, मास इज रिस्पॉन्सिबल। Among the following the weakest of, ये भी कर चुके हैं हम लोग, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स, सबसे ताकतवर है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिर आएगा, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे वीकेस्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर बोलता है थोड़ा सा न्यूमेरिकल जैसा आ गया, 2 ट्रेन्स 40 मीटर्स लॉन्ग आर ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। चलो ये एक 40 मीटर का एक ट्रेन है और ये दूसरा एक 40 मीटर का एक ट्रेन है, जो कि बोल रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, एक ऐसा मूव कर रहा है तो एक ऐसा मूव कर रहा है, ठीक है। विद स्पीड्स ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड 15 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड और ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द टाइम टेकन, देखो भैया ये रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है, ठीक है, रिलेटिव का कॉन्सेप्ट आएगा। देखो कैसे करते हैं, मैं तुमको सिखा सकता हूं। तुम क्या करोगे, देखो जब ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि मान लो ये वाला ट्रेन यहां पहुंच गया, तो ये वाला ट्रेन यहां होगा, इसका जब बैक होगा, ये अगर इसका फ्रंट है, ये इसका बैक है, ये फ्रंट है और ये बैक है, तो ये बैक होगा और ये फ्रंट होगा। अभी बोलूंगा ना मैं क्रॉस किया है दोनों ने एक दूसरे को, तो देखो ये 40 मीटर का था, वो भी 40 मीटर का था, तो दोनों ट्रेन मिला के 80 मीटर हो गया, तो तुमको लेंथ मिल गया 80। तुम्हें टाइम चाहिए, तुमने पढ़ाई होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो यहां पे डिस्टेंस जो है वेक्टरली देखूंगा, लेंथ जो है वो तुम्हारा 80 मीटर है, टाइम तुमको निकालने का है, और स्पीड देखो भैया ये ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये 15 से जा रहा है, तुमको लगाना पड़ेगा रिलेटिव का कॉन्सेप्ट, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। तो देखो भैया इसको मैं 1 नाम दे देता हूं, इसको मैं 2 नाम दे देता हूं। वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 वेक्टरली, वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन को हम लोग आई कैप बोलते हैं, तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ 1 वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ 2 वेक्टर, दैट मींस 10 आई कैप माइनस, ध्यान से देखो 15 इस डायरेक्शन में, तो 15 इंटू माइनस आई कैप, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 आई कैप प्लस 15 आई कैप दैट इज 25 आई कैप, तो मैग्नीट्यूड हमको 25 मिला है, ठीक है। तो तुम्हारा इधर हो जाएगा 25, तो टाइम निकालना है, टी को यहां भेज दो, टी इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 25, 25 3 टाइम्स 75 होता है, तो 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, ये रहा 3.2 सेकेंड्स, 3.2 सेकेंड्स। विच इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तुम्हारे सिलेबस में 3 कंजर्वेटिव फोर्स है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स, ग्रेविटेशनल, ऑल ऑफ दिस इज द आंसर, ऑल ऑफ दिस इज द आंसर। ये तीनों ही है तुम्हारे सिलेबस में, ठीक है। द टाइम पीरियड ऑफ गैलीलियन सैटेलाइट इज रिलेटेड टू, तो भैया टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ द रेडियस, ये रहा क्यूब ऑफ द रेडियस, ठीक है। हालांकि ये सेमी मेजर एक्सिस है, नॉट एग्जैक्टली रेडियस, बट ऑप्शन के हिसाब से मैं टिप करना पड़ेगा, ये सेमी मेजर एक्सिस होता है और ये सेमी माइनर एक्सिस होता है, ठीक है। इलिप्टिकल पाथ हम लोग मान करके चलते हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट बोलता है कि इफ इंटेंसिटी रेशियो ऑफ टू सोर्सेस, लाइट सोर्सेज इज बीटा, देन द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड इज, तो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी में रिलेशन होता है ये वाला, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो अगर मैं लिखूंगा I1 by I2, तो इस तरफ मुझे क्या लिखना पड़ेगा, A1 by A2 का होल स्क्वायर, और क्वेश्चन में ये वाला वैल्यू जो है ये देके रखा है बीटा, बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा A1 by A2 का होल स्क्वायर। अगर तुम स्क्वायर को हटाओगे तो A1 by A2 का वैल्यू आ जाएगा, स्क्वायर को हटा दिया मैंने तो ये हो जाए रूट ओवर बीटा, रूट ओवर बीटा, ठीक है। दिस इज योर आंसर, रूट ओवर बीटा, ऑप्शन नंबर डी, एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछा है। नेक्स्ट, विच लेंस इज यूज्ड इन अ ब्लाइंड पर्सन इन लो विजन केसेस, देखो ब्लाइंड पर्सन के केस में तुमको एक स्ट्रॉन्ग कन्वर्जिंग लेंस चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स होता है, कॉन्केव तो डाइवर्ज कर देगा, तो हमें कन्वर्जिंग लेंस चाहिए पावरफुल वाला, तो वी विल यूज अ पावरफुल कॉन्वेक्स लेंस, ओके, दैट इज द आंसर, फैक्चुअल बात है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हार्ड वाटर, इसके पहले यही था ना, हाँ ठीक है, 43। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हार्ड वाटर, तो हार्ड वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इट इज 100.1 डिग्री से लेके 100.5 डिग्री, इसके रेंज में बेसिकली लाई करता है, मतलब स्लाइटली मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए बोला 100, मोर देन 100 इज द बेस्ट ऑप्शन, लेस नहीं होता है। 212 फ़ारेनहाइट और ये सेम चीज हो गया, स्लाइटली मोर देन 100। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, चलो निकालते हैं, E इक्वल टू h टाइम्स ऑफ न्यू, करेक्ट, h टाइम्स ऑफ न्यू, यानी कि E इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी हाँ ठीक है, h टाइम्स ऑफ न्यू, तो मुझे चाहिए h का, प्लैंक्स कांस्टेंट का ना, तो हो जाएगा E अपॉन न्यू। अब न्यू जो है वो तो 1 अपॉन टाइम पीरियड से मिल जाएगा तुमको, t-1, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, एंड व्हेन इट कम्स टू E मतलब एनर्जी। अब तुम किसी भी एनर्जी के फॉर्मूला से तुम इसका वैल्यू निकाल सकते हो। मैं अगर यूज करता हूँ काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², तो इससे मैं इसका डायमेंशन निकाल सकता हूँ। हाफ तो नंबर है, उसको भूल जाओ, m का मतलब होता है मास, तो मैं लिखूंगा m। वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड, यानी कि LT-1 का होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा m टाइम्स ऑफ L² T-2। अब वैल्यूज को पुट कर दो, E के जगह में मैं पुट करूंगा m टाइम्स ऑफ L² T-2, और फ्रीक्वेंसी के जगह में पुट करूंगा t-1, तो हो जाएगा m इंटू L² t-2, ऊपर जाके -1, -2 -1, दैट मीन्स -2 + 1, दैट मीन्स -1, t-1, m L² t-1, m L² t-1, दिस इज योर आंसर, ठीक है। मुझे तो याद ही है, मैं पढ़ाता हूँ नीट के बच्चों को, इसे फिर भी निकाल दिया। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट, ये रिपीट हुआ है, ठीक है, ये रिपीट हुआ है, लास्ट सेशन में भी किया था। रिंग के लिए होता है हाफ mr², डिस्क के लिए होता है mr²/4। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स इन फोर्थ एनर्जी लेवल, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला होता है n², वेयर n इज द एनर्जी लेवल जो भी दिया है क्वेश्चन में, जैसे 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर कर देना है तुमको सिंपली, तो आंसर आ जाएगा 16। देखो इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन तुम सोचो अगर तुमने ये कॉन्सेप्ट को कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया, तुमने मेरा वीडियो देखा ही नहीं, तो एग्जाम में छोड़ के आ जाओगे। कितना आसान कॉन्सेप्ट है, सिर्फ स्क्वायर करना है, ठीक है। नेक्स्ट, इज हैवी वाटर यूज्ड इन न्यूक्लियर फिशन, यस, हैवी वाटर इज यूज्ड एज अ मॉडर्न एंड कूलेंट, मतलब बेसिकली उसका काम है जो फास्ट न्यूट्रॉन्स मूव करता है उसको स्लो डाउन करना, वो उसका काम है, ठीक है, तो ये यूज बिल्कुल होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द वेव ऑफ द व्हाट इज द शेप ऑफ द वेव फ्रंट इन अ प्लेनर वेव, प्लेन वेव, तो प्लेन वेव अगर तुम लेते हो तो जो वेव फ्रंट आएगा ऐसे स्ट्रेट लाइन में निकलेंगे अल्टीमेटली, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। लाइन देता तो भी ऐसे ही बनता, और अगर तुम इनको
क्लोज कर देते हो लाइन में तो वो इट लुक्स लाइक सिलिंड्रिकल। अगर पॉइंट देता तो इट विल गो आउट इन ऑल डायरेक्शन, द शेप बिकम स्फेरिकल। ओके, सर्कुलर नहीं, स्फेरिकल। हाँ, हर डायरेक्ट 3D में होता है। ये भी कर चुके हैं हम लोग। व्हाट इज द स्टैंडर्ड मैंने लीस्ट काउंट ऑफ अ स्टैंडर्ड स्क्रू गॉज, मैंने बोला था 0.01 मिलीमीटर सबसे प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है तुम्हारे सिलेबस में। 0.1 मिलीमीटर वर्नियर कैलिपर का पूछने से बोलना, ठीक है। और ये भी हमने क्या था, L/R का जो वैल्यू होता है वो होता है टाइम कांस्टेंट के बराबर टाउ, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। दैट्स इट। ओके गाइस, तो 50 क्वेश्चन हमने कर लिया है, और भी क्वेश्चन तुमको कल मिलेगा, ठीक है। तो अपना पढ़ाई को अच्छे से करते रहो। मेरा कोर्स जाके चेकआउट कर सकते हो, AU CET वाला। वहां पे 12th का जो भी चैप्टर्स है हमारा, फिजिक्स का जो भी चैप्टर है, उन चैप्टर्स को मैंने आधे घंटे में कवर किया है। बायो का PDF अवेलेबल है उसमें, ठीक है। और केमिस्ट्री की भी वीडियोस है।